हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारे 20 दिसंबर 2021 सीटेट का जो आपका एग्जाम्स हुआ था उसके ईवीएस के 30 प्रश्न। ठीक है, पिछली क्लास में हमने किया था 16 दिसंबर वाला। ठीक है, इसके बाद 16 के बाद में आपका 17, 18, 19 को नहीं हुआ था क्योंकि पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, सर्वर डाउन की वजह से। इसके बाद 20 में हुआ था, तो 20 के हम यहाँ पर ईवीएस के 30 प्रश्न देखने वाले हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं क्योंकि इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार रिपीट हुए थे। ठीक है, आपने स्वयं देखा होगा। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसको हम संपूर्ण डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके यहाँ से यदि इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं तो आपके सभी क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। क्या दिया है कि जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनके यदि हम निस्तारण करने की कई विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो वह विधि बतानी है जिससे वायु में प्रदूषण फैलता है। तो भूमि की भराई, मान के चलिए कि भूमि में कोई गड्ढा टाइप का हो गया है और हम यदि उसको भरते हैं तो इससे तो कोई वायु प्रदूषण नहीं फैलने वाला। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होती है? एक प्रकार की खाद्य होती है और यह बनाने से कोई प्रदूषण नहीं फैलता, तो ये भी नहीं होगा। कृमियों से खाद्य बनाना, तो खाद्य बनाने से कोई हमारा प्रदूषण नहीं फैलता। यहाँ दिया है भस्म करना। भस्म करना का मतलब होता है जलाना। क्या? जलाकर राख कर देना, मतलब भस्म करना। तो भस्म करेंगे तो क्या होगा? वहाँ से हमारा धुआं टाइप का निकलेगा और इससे क्या होगा? हमारा वायु में प्रदूषण फैलेगा। तो यही हमें बताना था कि किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका, वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। मतलब एक ऐसा स्थान है जो कई वर्षों से, दीर्घ काल से मतलब लंबी अवधि से बाढ़ से प्रभावित हो रहा है। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह क्या करेंगे? क्या पुनर्वास, मतलब वहाँ पर फिर से आवास बना लेंगे? क्या स्थानांतरण, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर जाएंगे, देश प्रत्यावर्तन करेंगे, मतलब देश से ही निकल जाएंगे, या पुनः स्थापना करेंगे? तो बार बार जब बाढ़ से प्रभावित होंगे तो पुनः स्थापना का तो कोई सवाल ही नहीं, देश से भी नहीं जाएंगे और फिर से वहाँ पर आवास नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर से बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो इसका कारण होगा कि वो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट मतलब हो जाएंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ पर बाढ़ नहीं आती वहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आया था आपका? दिया है टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टेपियोका होता क्या है। तो यह एक प्रकार की नारियल से बनी हुई डिश होती है। क्या? टेपियोका, जो उबला हुआ टेपियोका होता है। यहाँ मतलब कहाँ पर खाया जाता है? तो केरल में। सभी को पता है केरल की प्रसिद्ध डिश होती है आपकी टेपियोका। ठीक है, और यह कड़ी के साथ में खाया जाता है। ठीक है, तो पूछा है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो टेपियोका का दूसरा नाम होता है कप्पा। क्या होता है? कप्पा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और आपको सारी डिशेस हमने करा रखी हैं कि कहाँ पर कौन सी डिश फेमस है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा भुट्टे की खीर कहाँ पर खाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में। लाल चीटी की चटनी कहाँ पर खाई जाती है, तो आपके छत्तीसगढ़ में खाई जाती है। जैसे कह देगा कि नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली कहाँ पर खाई जाती है, गोवा में खाई जाती है। सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ पर खाई जाती है, तो आपके जम्मू कश्मीर में खाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका डिश वाला जो टॉपिक था हमने बहुत अच्छे तरीके से कराया है, एक बार आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आया था आपका? दिया है यहाँ पर हांगकांग में निम्न में से कौन सा भोजन। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो भोजन वाला टॉपिक है इससे यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, तो आगे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, हांगकांग में निम्न में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। एक शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में कि जो लिंग हु फैन है वो कहाँ पर खाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो हांगकांग की प्रसिद्ध डिश जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। लिंग हु फैन जो होता है सांप से बनी हुई एक डिश होती है। किससे? सांप से बनी हुई डिश होती है जो कि हांगकांग में खाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम में आती है। तो पशु पक्षियों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चाहे चोंच की बात कर दें, ठीक है, सभी पक्षियों की चोंच पूछ लेता है, सभी पक्षियों के घोंसले पूछता है, पक्षियों का निवास स्थान पूछ लेता है। ठीक है, पक्षियों के दांत से क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन मतलब आप पशु पक्षियों के सारे क्वेश्चन अच्छे से करें क्योंकि आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
तो दिया है कि किस प्रकार के जो पक्षी होते हैं उसकी चोंच मीट को काटने के काम में आती है और खाने के काम में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। लंबी, पतली और सुई जैसी चोंच, यहाँ पक्षी की बात की है, ठीक है। तो लंबी, पतली और सुई जैसी चोंच वाले जो पशु पक्षी होते हैं उनकी जो चोंच होती है वो किसके काम आती है? मीट को काटने और खाने के काम। अब यदि बात करते हैं हुक जैसी चोंच किसकी होती है, तो ये भी क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं। तो हुक जैसी चोंच बाज और बाज जैसे अन्य जो पक्षी होते हैं जो जीवित पशु पक्षियों को मारकर खाने का कार्य करते हैं उनकी चोंच होती है हुक के जैसी, ठीक है। यदि आपसे बात करता है तिकोने आकार की चोंच किसकी होती है? तिकोने आकार की जो चोंच होती है वो एक पफिन करके पक्षी होता है जिसकी चोंच कैसी होती है? तिकोने आकार की। तो ये सारी चोंचें आप याद रखिए क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक अध्यापिका को कक्षा 4 में बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में पढ़ाना है। मतलब ऐसा इनमें से हमें बताना है कि कौन सा भोजन है जो शीघ्रता से बन जाता है। तो वह भोजन कौन सा है? क्या अंडे का सैंडविच है? नहीं, इसमें टाइम लगेगा। कस्टर्ड में टाइम लगता है और डोसा में भी टाइम लगेगा। यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, भेलपूरी। क्या होगा? भेलपूरी, जो कि शीघ्रता से बनने वाला नाश्ता है। और यही अध्यापिका जो है कक्षा में बच्चों को बताना चाहती है कि शीघ्रता से कौन सा भोजन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? तो आपकी जो चित्रकारियां हैं जितनी भी आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं ये हमने आपको कराई हुई हैं, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पूछ लिया है कि पट्टचित्र कला मतलब पट्टा चित्रकारी भी इसे कहते हैं, तो यह किस राज्य की फेमस चित्रकारी है? तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये उड़ीसा की चित्रकारी है। कहाँ की है? उड़ीसा की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको चित्रकारियाँ याद रखनी है। जैसे महाराष्ट्र की पूछता है तो महाराष्ट्र की बरली चित्रकारी, कौन सी? बरली चित्रकारी कहाँ पर की जाती है? महाराष्ट्र में। यदि आपसे पूछ लेता है मधुबनी चित्रकारी कहाँ पर, तो मधुबनी चित्रकारी आपके बिहार राज्य में की जाती है। इसके बाद फाड़ चित्रकारी पूछता है तो ये चित्रकारियाँ जो है आपकी ये आप एक बार जरूर पढ़ें क्योंकि इससे आपका हर बार क्वेश्चन बनता है। कलमकारी पूछ लेता है, ठीक है। तो कलमकारी आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आया था क्वेश्चन क्या? महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर, अब यहाँ याद रखना विटामिन सी पूछा है, तो विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया था। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप याद रखना जहाँ भी आपको सोयाबीन देखने को मिलता है, सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर देख लीजिए दिया है दूध, स्ट्रॉबेरी और नींबू, तो दूध भी यहाँ पर विटामिन सी का स्रोत नहीं होता। फिर दिया है ब्रोकेली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, ठीक है। तो इसमें हमारा विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है? हमारा विटामिन सी होता है। अब आपको याद रखना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है और इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, क्योंकि विटामिन से पिछली बार आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए थे। हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जो आपके पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, ठीक है, इनसे आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसे अच्छे से कर लें एक बार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? तो झूम खेती आपके एनसीईआरटी में दी गई है। झूम खेती हो गया, टीन खेती हो गया, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पूछा है कहाँ पर प्रसिद्ध है, मतलब कहाँ पर की जाती है? तो आपको पता होगा पूर्वी राज्यों में ये की जाती है, ठीक है। पूर्व में कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने के पर्व कौन कौन से? मतलब दक्षिण भारत जो हमारा होगा, तमिलनाडु हो जाएगा नीचे, ठीक है, केरल हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो यहाँ के हमें पर्व बताना है। तो पूछा है दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं जहाँ भी बिहू होगा, बिहू हमारा असम में होता है और असम हमारा उत्तर की तरफ पड़ता है, तो उत्तर की तो बात की ही नहीं है। तो यहाँ भी बिहू देखने को मिल रहा है, असम वाला बिहू यहाँ भी है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं लास्ट में भी बिहू दिया गया है, ये देख लो आप। तो बिहू, ये तीनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। हमें दक्षिण भारत के पर्व बताने हैं, तो आपको पता होगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ओणम और जो बीसू त्यौहार होता है केरल में फसल त्यौहार होता है केरल का, ठीक है। पोंगल जो होता है आपका तमिलनाडु का फसल त्यौहार है और उगादी जो होता है आपका आंध्र प्रदेश का फसल त्यौहार होता है। तो दक्षिण भारत में ये तीनों पड़ते हैं। केरल में ओणम और विशु, पोंगल तमिलनाडु में और उगादी आपका आंध्र प्रदेश में, और ये सभी दक्षिण के पर्व हैं, फसल पर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया है बरली जनजाति बरली आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर मतलब किससे बनती है। तो देख लो किस तरह से क्वेश्चन पूछा। आपको पता होगा बरली जनजाति आपके कहाँ पर मतलब जो बरली चित्रकारी है वो महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। फिर यहाँ दिया है बरली आर्ट, मतलब ये एक प्रकार की कला भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये कला कहाँ पर प्रसिद्ध है, आपके महाराष्ट्र में। तो बताना है कि यह किससे बनती है, तो आपको पता होना चाहिए। आपके मैप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र पड़ता है, ऊपर आपका गुजरात और राजस्थान पड़ता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको बताना था, महाराष्ट्र जब ऑप्शन में है तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे तटीय इलाके होते हैं, यहाँ पर जो राजस्थान है हमने पढ़ा था, यहाँ पर किसके घर बने होते हैं, गोबर और मिट्टी से घर बने होते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों राज्यों में ये चित्रकारी प्रसिद्ध है। तो इसकी मतलब आप इस प्रकार से आंसर दे सकते थे इसका, कि जब राजस्थान में ये मतलब मिट्टी और गोबर से बनाया जाता है तो यहाँ पर ये सभी राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, गाय के गोबर और मिट्टी से बरली आर्ट कला बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको बताया था मैप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कर्क रेखा बतानी थी कि भारत के किन राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। इसकी आपको हमने ट्रिक बताई थी गमछा झार मित्र पर। इस तरह से आपकी ट्रिक थी गमछा झार मित्र पर, ठीक है। तो इस तरह से जो 8 राज्य होते हैं आपके, यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इन राज्यों से तो आप यहाँ देख सकते हैं उड़ीसा आ गया, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती। इसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं फिर से उड़ीसा आ गया, तो यहाँ से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पांडिचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है, मतलब वो कहाँ पर है, भोपाल में है। तो ये मैप से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर हमें बताना है, आपने मैप में पढ़ा होगा कि जो मध्य प्रदेश है बीचों बीच में पड़ता है और इसके बीच में पड़ता है आपका भोपाल। फिर बताना है कि गंगटोक और जो पुदुचेरी होता है इस सम्मेलन में उपस्थित होना है, जहाँ पर अजय है वहाँ से, मतलब भोपाल में है अजय। तो यहाँ से बताना है कि भोपाल से गंगटोक और पांडिचेरी की स्थिति क्या होगी। तो एक मिनट आप यहाँ पर मैप से देखिए, बताते हैं क्या होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है अजय, अजय है भोपाल में। कहाँ पर है अजय वर्तमान में, भोपाल में है। ए है हमारा भोपाल, ठीक है, मान के चलिए ए हमारा क्या है, भोपाल है। अब यहाँ से उसे कहाँ जाना है, तो उसे जाना है गंगटोक। तो गंगटोक आपके सिक्किम की राजधानी होती है। तो पहले वो उत्तर में जाएगा और फिर कहाँ जाएगा आपका पूर्व दिशा में। तो पहले तो हो गया उत्तर पूर्व, ठीक है। इस तरह के आपके ऑप्शन है। फिर पांडिचेरी जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए है पांडिचेरी। तो पहले वो कहाँ जाएगा, दक्षिण में जाएगा और फिर कहाँ जाएगा, फिर से पूर्व में जाएगा, तो दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पर भी आपका उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिया गया होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, मतलब बीचों बीच में है भोपाल में। तो पहले जाएगा वो कहाँ पर, उत्तर दिशा में, और फिर यहाँ सिक्किम की राजधानी गंगटोक पड़ेगी और नीचे पहले वो दक्षिण दिशा में जाएगा और फिर यहाँ पर पांडिचेरी मतलब पुदुचेरी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले उत्तर पूर्व में गया और फिर कहाँ गया, दक्षिण पूर्व में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसी तरह के अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं, जिसको मैप का पूरा नॉलेज है वो इसके करेक्ट आंसर दे पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत में आता है। तो ये हमें बताना था। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इसका आंसर तो वैसे भी हम इतना सारा नहीं पढ़ते हैं कि सभी अन्य ध्रुवों के पक्षी पढ़ के जाएं, ठीक है। कहीं से भी एक दो क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं जहाँ पर भी हमारे नंबर यहीं पर कटते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था कि उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत में कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी आता है। तो वो है आपका छोटा जलरंक, जिसे स्टेंट कहते हैं, ठीक है। ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई है, मतलब जो रोनी है वो इटली से कहाँ आ रही है, भारत में, और उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ पनीर लाने के लिए कह दिया कि आप जब रोनी इटली से भारत जा रही हैं तो आप यहाँ से क्या ले जाइए, पनीर ले जाइए। तो कौन सी ऐसी तकनीक जो है जो पनीर को सुरक्षित रख सकती है भारत लाने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम लग सकता है वहाँ से यहाँ तक आने। तो पनीर को कैसे सुरक्षित रखेंगे, क्या डिब्बा बंद में रख करके लाएंगे, नहीं खराब हो जाएगा। निर्जलीकरण कर देंगे, नहीं फिर भी खराब हो जाएगा। लवणन मतलब साल्टिंग कर देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बताना था कि वह कौन सी ऐसी तकनीक है जिससे पनीर को सुरक्षित लाया जा सकता है। तो वो होगा निर्वात
पैकिंग, मतलब निर्बाध पैकिंग यदि हम करते हैं तो हमारा पनीर कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में, कौन सी कक्षाएं हैं? ऑनलाइन, ठीक है। इसकी अवधि में एक ईवीएस की जो शिक्षिका है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी, मतलब जो देख नहीं सकते, उनका शिक्षण कैसे करेगी? तो बताना है यहाँ पर कि एक दृष्टिबाधित मतलब जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर क्या बनाई है योजना पढ़ाने की, तो वो क्या करेगी, मतलब किस तरह से उनका शिक्षण करवाएगी? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है क्या आवाज़ में संदेश साझा करके, आवाज़ में क्या करेगी? संदेश साझा करेगी। फिर दिया है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या या ठोस अनुभवों का उपयोग करके। तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर कि जो दृष्टिबाधित छात्र हैं और जब उनकी ऑनलाइन कक्षा चल रही है तो वो कैसे सुनेंगे? तो आवाज़ को तो सुन सकते हैं, तो बिल्कुल ही सही होगा। ढेर सारी मौखिक व्याख्या, जब हम ऑनलाइन कक्षा में मौखिक व्याख्या देंगे तब भी वो सुन पाएंगे, तो ये भी सही होगा। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, मतलब ऑनलाइन कक्षाओं में उनके मित्र भी जुड़े होते हैं तो वो व्याख्या कर सकते हैं, तो दृष्टिबाधित छात्र यहाँ भी सुन सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर दिया है ठोस अनुभवों का उपयोग। अब ऑनलाइन कक्षाओं में आप ठोस अनुभव तो नहीं दिखा सकते कि बच्चे उसे छू पाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि कैसे शिक्षण कराएगी, तो जहाँ भी आपका ए, बी और सी दिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है श्रवण बाधित बच्चे। अब श्रवण बाधित की बात की गई है यहाँ पर, तो श्रवण बाधित का मतलब जो सुन नहीं सकते। तो शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण के रूपांतरण करना चाहिए, मतलब किस तरह से वो बच्चों को पढ़ाएगी जो श्रवण बाधित छात्र हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। बिल्कुल, जो श्रवण बाधित मतलब जो सुन नहीं सकते तो उनके लिए हम ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता ले सकते हैं बिल्कुल। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा, बिल्कुल ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करके। फिर उपशीर्षक और उसके साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी में जोड़ देंगे और अधिक दृश्यों का उपयोग करेंगे। तो जो श्रवण बाधित छात्र हैं वो इन सभी सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें शिक्षिका इस तरीके से पढ़ा सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए, बी और सी, डी ये सभी सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सेवा पूर्व शिक्षक, मतलब जो सेवा दे चुके हैं, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्य, यहाँ अपने की बात की गई मतलब स्वयं की। सेवा पूर्व जो शिक्षक हैं उनके स्वयं के नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए वो किसका उपयोग करेंगे? तो रचनात्मक आकलन है तो बच्चों के लिए प्रयोग में होता है, योगात्मक ये भी। यहाँ दिया है स्व आकलन उपकरणों का, तो बिल्कुल जब स्वयं का मूल्य, स्वयं के व्यक्तित्व, हित, अभिरुचि को जानना है तो स्व आकलन उपकरणों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस का अध्यापक जो है उसने अंकुरण विधि को समझाने के लिए, अंकुरण मतलब जो पौधे होते हैं उनको उगने के तरीकों को बताने के लिए घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया है। उसने क्या किया कि बच्चों को मतलब अंकुरण की विधि को समझाना है तो उसने क्रियाकलाप दे दिया बच्चों को घर पर, ठीक है। तो निम्न में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप रहेगा? क्या चित्र के साथ चार्ट तैयार करना? केवल चित्र और चार्ट तैयार करने से बच्चे अंकुरण विधि को नहीं समझ पाएंगे। बीज को गमले में लगाना, ये हो सकता है। मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, ये भी हो सकता है। वीडियो क्लिप देखना, केवल देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि बीज को गमले में लगाना, तो ये मतलब हमें इन दो में से बेस्ट ऑप्शन देखना है। तो मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपनी कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। तो जो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं हमें उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, तभी हम इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। यदि हम थोड़ी सी भी जल्दबाजी करते हैं तो आंसर भी हम गलत दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें एक समझ विकसित करनी होती है कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहा है? एक अध्यापिका है कक्षा 3 के छात्रों को छत पर अन्न कटोरा रखने के लिए और उसने कहा है कि एक इस पर शीट तैयार करिए। तो जो पक्षी आते हैं उनका हमें ब्यौरा देना है बच्चों को, ठीक है। तो यह क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, वो ऐसा क्यों करवा रही है? तो क्या छात्रों को घर में व्यस्त रखना? बिल्कुल गलत। छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने की कगार पर है? नहीं।
फिर दिया है जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति, उनके क्या सहानुभूति बैठाने से कुछ होगा? नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। पक्षियों की जातियों, उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल, जहाँ भी अवलोकन की बात की जाती है वो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, तो इसका राइट आंसर। और यहाँ पर ये नहीं कि केवल अवलोकन दिया है तो राइट होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ दिया है कि उनकी खान पान की आदतों, पक्षियों की जातियों, मतलब ये सबसे सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। मतलब एक जो अध्यापक हैं वो कक्षा में अपने देश के उत्सव पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे कह दिया कि दीपावली के बारे में कुछ बता दिया, इसके बाद होली के बारे में बता दिया, मतलब हमारे देश में जो उत्सव मनाए जाते हैं इस पर विचार विमर्श किया। तो विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाती हैं। मतलब कुछ संस्कृतियां होती हैं जहाँ पर आपके, जैसे मान के चलिए मुस्लिम समुदाय है तो वहाँ पर आपके ईद वगैरह मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हिंदुओं में कुछ और, तो ये इनके बावजूद, मतलब संस्कृतियां होने के बावजूद भी कुछ उत्सव जो हैं वो आम होते हैं, मतलब सभी में मनाए जाते हैं। ठीक है, और पूरे देश में मनाए जाते हैं। तो कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश वह कर रहा है अध्यापक या कर रही है? तो हमें बताना है कि क्या वो हमारे जीवन के उत्सव के मूल्य, विभिन्न संस्कृतियों में एकता, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या अवरोध नहीं होता, उत्सव हमें शांति और आनंद की बात जहाँ भी की जाती है वो बिल्कुल गलत होता, क्योंकि आनंद देने के लिए कुछ चीज़ें नहीं की जाती। ठीक है, फिर दिया सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता, ये भी गलत होगा। विभिन्न संस्कृतियों में एकता, तो केवल उत्सवों से एकता नहीं लाई जा सकती। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आपके अनुभव आपके जीवन से जोड़कर करने की बात की जाती है या फिर आपकी निजी जीवन से जोड़कर कुछ करने की बात की जाती है तो वो राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका, मतलब एक गांव में जो विद्यालय है वहाँ पर एक अध्यापिका है, वह भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही कि भोजन को किस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं। उसके लिए उत्तम युक्ति क्या होगी? उसके लिए उत्तम युक्ति क्या होगी? क्या अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग कर, अपने आप से बच्चे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चे होंगे और हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें बच्चों को प्राइमरी लेवल पर ही रखना होगा, क्योंकि ये हमारा जो है प्राथमिक लेवल का ही छात्र रहेगा। ठीक है, फिर दिया है, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें केवल नमूने दिखाने से बच्चे क्या इन तकनीकों को समझ जाएंगे? नहीं। विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना, छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, तो बच्चे इतने मैच्योर नहीं होंगे यहाँ पर कि वो ये सब समझ सकें। ठीक है, फिर दिया है आस पड़ोस, बिल्कुल क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली विधियों का अवलोकन। जब बच्चे अपने आस पड़ोस का क्षेत्र भ्रमण करेंगे, जब स्वयं चल करके देखेंगे तो वो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक ईवीएस की शिक्षिका जो है एनसीईआरटी के एक पाठ फुलवारी पढ़ा रही है, शिक्षण के लिए निम्न में से किस संसाधन का उपयोग वह कर रही? तो आपने पढ़ा होगा फुलवारी, दादी के नुस्खे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो एक पर्यावरण की जो शिक्षिका है वो फुलवारी पढ़ा रही है, शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर रही है? तो हमें यहाँ पर बताना है कि वह किस संसाधन का उपयोग कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या भारत का मानचित्र? बिल्कुल। फिर दिया है मधुबनी चित्रकला, ए भी, विभिन्न स्थानीय फूल और कार्यपत्रक, इसके सभी आंसर सही हैं। तो इसका राइट आंसर ए, बी, सी और डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? मतलब अनधिकार, मतलब जिसका अधिकार नहीं है उस प्रकार के शिकार के प्रति हमें संवेदनशील यदि बच्चों को करना है तो इनमें से कौन सी विधि सबसे प्रभावकारी रहेगी? तो क्या अनधिकार कोई शिकार करता है तो क्या वाद विवाद के द्वारा बच्चों को संवेदनशील बनाया जा सकता? केवल वाद विवाद करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि बच्चे स्वयं चल करके देखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। पोस्टर प्रस्तुत करने से क्या बच्चे अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील होंगे? नहीं। केवल प्रस्तुति करने से क्या होगा? बच्चे जब स्वयं नहीं देख पाएंगे। नारे लिखना केवल लिखने से कुछ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड होगा, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। जब बच्चे स्वयं देखेंगे, स्वयं सुनेंगे तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका क्या है?
मतलब व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि मतलब परंपरागत छवियों का प्रस्तुतिकरण करते हैं व्यवसाय में कुछ लोग, तो उनके प्रति यदि हम विद्यार्थियों को सक्रिय बनाना चाहते हैं तो कौन सा तरीका प्रभावशाली रहेगा? क्या सामाजिक मीडिया? नहीं। समाचार पत्र? नहीं। रेडियो भी नहीं। नुक्कड़ नाटक मतलब बच्चे को नुक्कड़ नाटक जो होते हैं एक प्रकार के नाटक होते हैं जो बच्चे स्वयं करते हैं, इसमें अध्यापक की भी थोड़ी सी भूमिका रहती है, ठीक है। तो इससे बच्चे रूढ़िवादी छवि के प्रति क्या होंगे? संवेदनशील होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। मतलब यदि हमें पर्यावरण अध्ययन के जो उद्देश्य होते हैं उनको यदि हमें सफल करना है तो किस तरह की पाठ्यचर्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें इनमें से ऑप्शन रख के देखना था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर रख कर देख सकते हैं पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम, ठीक है। इन पर आपकी पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए, तभी आपके पर्यावरण उद्देश्यों को सफल बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया था क्वेश्चन आपका, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा है। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है, मतलब कितने दिन में फूल आते हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? तो मतलब जो बच्चे हैं मतलब अध्यापक ने कहा कि बच्चों से कि जो गुलाब के फूल हैं उनको ढूंढने के लिए कहा कि बगीचे में ढूंढिए। तो बच्चों ने देखा कि कुछ फूल खिले हैं लेकिन कुछ फूल नहीं खिले, तो अध्यापक ने क्या कह दिया कि आप इन फूलों को प्रतिदिन देखिए कि कितने दिन में फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर वह क्या विकास करना चाहता है? तो दिया है प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, बिल्कुल। छात्रों में जिज्ञासा लाना, बिल्कुल। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, अजूबे देखना हमने कहा था आनंद लेना, ये कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं होते हैं, ठीक है। ये नेगेटिविटी उत्पन्न करते हैं, तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए और बी होगा। जहाँ भी आपका ए और बी दिया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छात्र जिज्ञासु मतलब छात्रों में जिज्ञासा रहेगी कि कितने दिन में फूल आएंगे, ठीक है। वो तरह तरह से सोचेंगे और दर्ज करने का कौशल भी मतलब कि वो दर्ज कर पाएंगे कि इतने दिन में फूल आ गए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर, क्या है? ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। ईवीएस की शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? मतलब ट्रैफिक या चौराहे जो होते हैं वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं कुछ जो अपने इंजन को बंद नहीं करते हैं, तो शिक्षिका इस प्रकार की चर्चा अपनी कक्षा में कर रही है, तो वह बच्चों को क्या बताना चाह रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु और ध्वनि प्रदूषण होगा, बिल्कुल। जब वाहनों के इंजन बंद नहीं करेंगे तो हमें मतलब उससे क्या होगा? वायु और ध्वनि प्रदूषण होता रहेगा। अनवीकरणीय संसाधन का समझदारी से उपयोग करना, बिल्कुल। जो अनवीकरणीय संसाधन उनका समझदारी से उपयोग करना। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल। और सरकार इसे रोकने का कदम नहीं उठा रही है। तो ये चारों ऑप्शन इसके सही होंगे, तो इस कारण से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों के पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है, मतलब एक शिक्षिका जो है उन तरीकों को अपने छात्रों को बता रही है जिससे वे अपने घरों में पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनसे अपने घर को सजा रहे हैं नई चीज़ें बना करके। तो वह इस पर चर्चा करने का उसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में रचनात्मकता में वृद्धि, बिल्कुल। जब पुरानी चीज़ों से बच्चे नई चीज़ें बनाएंगे तो ये एक प्रकार की क्रिएटिविटी होगी, रचनात्मकता होगी, बिल्कुल सृजनात्मकता होगी, तो ये सही है। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, ये भी सही है। फिर दिया है इसके बाद में आपका स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, बिल्कुल ये भी सही होगा। और यह साझा करना कि वस्तुएं सस्ती होती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए, बी, सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है? मतलब यहाँ बताना है कि निम्न में से वह कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है? तो क्या दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक और क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। तो ये 3 नहीं हो सकते। दृष्टांत अभिलेख जो होंगे जो आकलन के लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो ये हुए आज के हमारे
30 प्रश्न ईवीएस के, ठीक है, जो कि आपके 20 दिसंबर के थे, पेपर फर्स्ट के। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।